वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इसको बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं और ये किसी भी नाम से एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट टाइम भी अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2022 में, अभी उसमें भी ये टॉपिक आया था। सो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर जिसको हम क्रोन डिजीज़ भी बोलते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं, इसके एक ही डिजीज़ के चार नाम हैं। इम्यूनोलॉजिकली रिलेटेड डिसऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। सो क्या है ये? एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जो सारा मिलके क्या बनाता है? एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बनाता है। It is a chronic inflammation of the intestine with the periods of remission interspread with periods of exacerbation. अब periods of remission का मतलब होता है जिस टाइम से हम रिकवरी करना जा रहे हैं उस टाइम से लेके पीरियड ऑफ एक्जाबरेशन, मतलब रिकवरी करने के टाइम से लेके कुछ चीज़ वर्स्ट हो जानी, उस चीज़ को बोलते हैं एक्जर्बरेशन। तो उस पीरियड तक, रिमिशन के पीरियड से लेके एक्जर्बरेशन के पीरियड तक जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन्स की, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजी की, या क्या क्या कॉजेज होते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के। सो फर्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑब्वियसली क्योंकि एक इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है, हाइपर सेंसिटिविटी म्यूकोसा, अगर जो म्यूकोसा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो अगर हम कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी इनटेक कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इनटेक कर रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, जो ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर अच्छा नहीं रहता है ज़्यादा इनटेक करने से, लेकिन अगर म्यूकोसा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस वजह से वो म्यूकोसा की टीयरिंग भी कर सकते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। मल्टीपल क्रिप्ट एब्सेस, तो क्रिप्ट एब्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे ये इंटेस्टाइन्स होती हैं, तो इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके बीच में क्या होती है? एब्सेस फॉर्मेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रिप्ट एब्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। सो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, एडिमा हो गया, या फिर माइन्यूट कोई लेसरेशन हो गया, मतलब कोई चीज़ वहाँ से छिल गई है, तो इस वजह से क्या होएगा? प्रोड्यूस स्वेलिंग इन ब्लड वेसल्स, मतलब क्या करेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोड्यूस स्वेलिंग से मतलब क्या मतलब है इनका? स्वेलिंग होगी तो एक पानी जैसा ऊज सब्सटेंस निकलेगा उसके अंदर से, तो प्रोड्यूस स्वेलिंग इन ब्लड वेसल्स। ओके, जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग आएगी तो उसके बाद क्या होएगी? जब सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता देती हूँ, इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा होएगा, उसके बाद स्वेलिंग होएगी ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग हो रही है तो स्वेलिंग के साथ साथ क्या करेंगे? ऊज प्रोड्यूस करेंगे, एक वाटरी सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस करेंगे, ऊज प्रोड्यूस करेंगे, और जिस वजह से क्या होएगी? अल्सर और एब्सेस हो जाएगी, मतलब पस की फॉर्मेशन वहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी और अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नोट्स बना रखे हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोग अगर चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या फिर क्रॉन्स डिजीज़। सो डायरिया एंड क्लॉकली एब्डोमिनल पेन। क्लॉकली एब्डोमिनल पेन होता है कि स्टार्ट होएगी और एकदम से स्टार्ट होएगी और एकदम से रुक जाएगी, एब्डोमिनल पेन होएगी,
वेट लॉस होएगा पेशेंट को। वेट लॉस क्यों होएगा? क्योंकि जो भी वो खा रहा है वो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो उसका म्यूकोसा है इंटेस्टाइन का वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो कोई भी चीज़ों को अपने अंदर ले ही नहीं पा रहा है। तो जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है बॉडी के अंदर तो पेशेंट को वेट लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। रेक्टल ब्लीडिंग होएगी, क्योंकि जब इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा की मतलब लेयरिंग हो रही है, म्यूकोसा के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, अल्सर फॉर्मेशन हो रही है, तो ब्लीडिंग भी वहाँ से हो रही है, तो वो ब्लीडिंग हमारे रेक्टम के थ्रू बाहर आएगी। फीवर या मेलाइज आएगा। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। जब भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस भी होएगा। डिहाइड्रेशन होएगी, हाइपोक्लेमिया भी होएगा। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के लिए स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि रेक्टल ब्लीडिंग हो रही थी। सीबीसी चेक करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो देखना है कि लिम्फोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज जो है उनका काउंट कितना है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करेंगे। डिक्रीज सीरम लेवल्स चेक करेंगे, कोई की डिक्रीज तो नहीं है, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के और एल्ब्यूमिन के। कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी से हम कोलोन के थ्रू, रेक्टम के थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सीटी स्कैन करेंगे पेशेंट का और उसकी रेक्टल बायोप्सी करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट की 3 अमाइनो साइक्लेट्स पेशेंट को प्रोवाइड्स करेंगे। एंट्री माइक्रोबियल्स प्रोवाइड करेंगे। मेट्रोनाइडाजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये इम्यूनोलॉजिकली एक रिलेटेड डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम टेम्पररी या लूप कोलोस्टमी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक होल करते हैं कोलोन के अंदर और उस होल से हम अब्डोमिनल वॉल को विजुअलाइज कर सकते हैं और उस मतलब उस चीज़ से हम कोलोन के अंदर होल करेंगे और उसको अब्डोमिनल वॉल के साथ भी एक होल करेंगे तो दोनों को स्विच कर देंगे। कोलेक्टमी या फिर इलियोक्स्टोमी या फिर जिसको हार्टमैन्स पाउच भी बोलते हैं, ये कर सकते हैं। प्रोटोकोलेक्टमी करेंगे। प्रोटोकोलेक्टमी एक सर्जिकल रिमूवल होता है। कोलोन के जितने भी स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसका एक सर्जिकल रिमूवल होएगा। और एक है इसमें लास्ट डायग्नोज भी रहता है, वो हम आप लिख सकते हो अनास्टमोसिस। अनास्टमोसिस होता है स्ट्रक्चर को हम आपस में जोड़ देंगे, मतलब सर्जिकल करेक्शन ही होती है ये, दो स्ट्रक्चर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं अनास्टमोसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।